हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों, हमने जो यहाँ पे अभी देखिए डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। हम देखिए अभी पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री और उसमें भी खास तौर से हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। 10th की बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र। जो जीवन की प्रक्रिया वाला चैप्टर है, उस जीवन की प्रक्रिया का चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो अगला यूनिट है, चैप्टर नहीं है, उसी के अंतर्गत आने वाला है। ये श्वसन तंत्र एक चैप्टर है, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमने ये डायग्राम आपके सामने बना रखा है, ये किसका डायग्राम बन गया है आपके सामने, श्वसन तंत्र का चित्र हमने क्या किया है, बना रखा है, ताकि आपको लेक्चर्स का टाइम थोड़ा कम रहे। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने कल के लेक्चर में मैंने आपको, अगर जो बच्चे देखे होंगे समझे होंगे तो उनको इस चीज को मालूम हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं प्रीवियस वीडियो देखिए, तब आगे वाला आप देखिएगा, तब आपको पूरी बात एकदम रिस्पेक्टिवली समझ में आएगी। जैसे आपको सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो आप पहली सीढ़ी पे तो कदम रखते हो, दूसरी पे, तीसरी पे, कि डायरेक्ट 8वीं पे रख देते हो, ऐसा तो होता नहीं है। तब आप सही तरीके से चढ़ते हो। तो वैसे ही होता है चैप्टर में, अगर आपको पढ़ना है तो पहले शुरुआत से पढ़िए इसको, तब आपको विधिवत समझ में आएगा बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कल के लेक्चर में हमने बताया था कि जो श्वसन की क्रिया में सहायक अंग होते हैं उसे श्वसन अंग कहते हैं, और श्वसन अंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहा किया करते हैं। और मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो अंग है, कल हमने पूरा बता दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा। और आज हम आपको श्वसन तंत्र की क्या बताने जा रहे हैं, संरचना। श्वसन तंत्र की आपको क्या बताने जा रहे हैं, संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। और ये आज का लेक्चर जान लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम पूरा इस डायग्राम के बारे में आपको पूरा डिटेल बिना बताए छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा टॉपिक क्या है भैया, श्वसन तंत्र की संरचना। और ये जो लेक्चर है ये ऐसा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, चाहे आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं वहां पर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और विश्वास कीजिएगा, पूरा लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो आज आपको हम कुछ सिखा करके ही छोड़ेंगे, ये बात दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, विश्वास रखिए बस केवल। तो हमने श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले अंगों के बारे में बता रखा है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कौन सा बताया था, पहला नासा छिद्र, दूसरा नासा गुहा, फिर नासा गुहा के बाद क्या हुआ करता है, कुछ लोग ग्रसनी भी कहते हैं, फिर कंठ बताते हैं, तो ग्रसनी भी लिख सकते हो, फिर कंठ, और फिर क्या चाहे आप कह दीजिए नासा छिद्र, नासा गुहा, कंठ, और कंठ के बाद फिर क्या होती है, श्वास नली, और श्वास नली के बाद श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं के बाद फुफ्फुस या फेफड़ा, और फुफ्फुस या फेफड़ा के बाद क्या हुआ करता है, कूपिका या वायुकोश, और लास्ट में डायाफ्राम या पसलियां। इतने अंग जो हुआ करते हैं आपके श्वसन तंत्र के अंतर्गत आया किया करते हैं। तो आइए थोड़ा अब इस डायग्राम में देखा किया करते हैं कि ये सब पार्ट कहाँ कहाँ पे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ये देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आपका क्या है, माउथ है, ये मुख वाला पूरा पार्ट है। ये मुख के ऊपर ये जो पार्ट है ये आपकी नोजल कैविटी का है। तो यहीं से ही आपका शुरू होता है कौन सा पार्ट, अब आप ध्यान दीजिए, यहां से मैं टिक करके ले जा रहा हूं, जहां क्लिक करूंगा वहीं से आपका जाएगा। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नासा छिद्र। थोड़ा केयर करके रखिएगा, क्वालिटी वीडियो की बढ़ा दीजिएगा, एकदम डायग्राम साफ हो जाएगा, क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा बस। और फिर उसके बाद ये जो नासा छिद्र था आपका, ये जो पार्ट है ये नासा छिद्र है। और उसके बाद जो ये आप पूरा घुमावदार ये पार्ट देख रहे हो, इसको हम लोग कहा किया करते हैं नासा गुहा। क्या कहा करते हैं इसको, नासा गुहा या नोजल कैविटी। और फिर इतना जो ये पूरा पार्ट है इसको हम लोग कहा किया करते हैं ग्रसनी। क्या कहा करते हैं, ग्रसनी कहा किया करते हैं। और इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ। क्या कहते हैं इसको, कंठ कहा किया करते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है ये ग्रसनी है, और उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो कंठ है। और कंठ के चाहे आप इसको दिखा दीजिएगा कि कंठ जो हुआ करता है, यहां तक आप दिखा दीजिएगा, कंठ ये है। और फिर ये जो पूरा येलोइश कलर का पूरा ये नीचे आने वाला पार्ट है, पहले नाम करने दीजिए, उसके बाद बता रहा हूं। ये जो पार्ट है, नामकरण एक तरफ किया तो सबसे अच्छा रहता है। ये जो पूरा पार्ट है यही कहलाता है आपका श्वास नली। क्या कहलाता है आपका, श्वास नली कहलाता है। और श्वास नली के बाद देखिए दो श्वसनिकाएं बनती हैं, एक दाएं फेफड़े में जाती है और एक बाएं फेफड़े
ये आपकी क्या है, श्वसनिकाएं। क्या है आपकी ये श्वसनिकाएं। ये बात दिमाग में रखिए, जो ये भाग है। और श्वसनिकाओं के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग, फेफड़े के चारों तरफ जो पाई जाने वाली परत होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल परत। क्या कहा करते हैं, प्लूरल परत। ये दिमाग में रखिएगा, ये हो गया। और अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट हुआ करता है यही है आपकी डायाफ्राम या पसलियां। पसलियों को देखो, ये कटा हुआ रूप पसलियों का ये हुआ करता है। तो इतने पूरे पार्ट हमने दिखा दिया। कौन कौन सा, पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा नासा गुहा, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनिकाएं, फिर प्लूरल परत और फिर डायाफ्राम। ये सारे पार्ट जो हुआ करते हैं यही आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आया किया करते हैं, ये सारे पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बीच में ही आपका ये क्या हुआ करता है, ये हृदय। ये क्या है, हृदय। हृदय हमारा क्या होता है, दोनों फेफड़े के बीच में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो थोड़ा सा अब हमारी बात को समझिए, आप सब लोग ध्यान दीजिए। और अगर आप इसको और अगर डिटेल में बनाना चाहते तभी इसके अंतर्गत भी है। इसको आप ऐसे इसको आप फैला सकते हैं, ऐसे पूरे इसी में ही पूरे ये लंग्स के अंतर्गत क्या हुआ करती हैं, पूरा ऐसे ये फैली रहा किया करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहीं तक ही केवल रहती हैं, ऐसे ये पूरे लंग्स में ही क्या होती है राजू, फैली होती हैं। मैंने बनाया नहीं ताकि आपको थोड़ा इसको दिखा दे कि इस तरीके से इसका इमेज होता है। और अगर आप और दिखाना चाहते हो तो फिर ऐसे इसी में से क्या होता है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे इस तरीके से ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे जो निकली रहा किया करती हैं, इसी को कहते हैं कूपिका। इसी में हवा क्या होती है, भरी रहती है। जब हमारा फेफड़े में जितनी हवा जाती है सब इसी कूपिका में ही भरी रहा किया करती है। ये ऐसे ही पूरे फेफड़े में होती हैं। अब आप चाहें तो जैसे मैं एक में बना रहा हूँ, आप ऐसे सब में बना सकते हैं। देख रहे हो ना, बढ़िया सा क्लीन इमेज है। जैसे हम एक में बना रहे हैं वैसे इसमें ये हो गया। तो जो बच्चे कह रहे थे कूपिका कहाँ गई, तो ये जो आप ग्रीन अभी देखे इसको मैंने बनाया ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, यही आपकी क्या है भैया, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ऑलरेडी आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट है। अब आप लोग चलिए और एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे अब क्या करने जा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा डिटेल देने जा रहा हूँ और उसी को ही आपको क्या करना है, अब यहाँ पे समझना है। पूरा मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, समझिए सब लोग। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक पार्ट को समझिए विधिवत तरीके से। सबसे पहली चीज ध्यान देंगे, मनुष्य के जो श्वसन तंत्र का सबसे पहला पार्ट होता है वो नासा छिद्र होता है। तो जो यहाँ पे मैं फिंगर रख रहा हूं देखिए, यही पार्ट क्या है, नोजल पोर, नासा छिद्र है। अब इसके बारे में अगर आप बताओगे तो ये श्वसन तंत्र का क्या हुआ करता है, प्रारंभिक भाग होता है। एकदम विधिवत समझिए, कंटास। और उम्मीद रखिए कि मैं आपको कुछ बना के याद छोड़ूंगा, नोट के समझा के छोड़ूंगा। यहाँ पे जो श्वसन तंत्र का ये प्रारंभिक भाग हुआ करता है, इसी को नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहा करते हैं इसको, नासा छिद्र। श्वसन तंत्र का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको नासा छिद्र कहते हैं। और जो दो ऊपरी होंठ के ऊपर दो छिद्र के रूप में या बेस्म के रूप में क्या हुआ करता है, खुलता है, ये नासा छिद्र है, ध्यान दीजिएगा। और ये जब नासा छिद्र आप देख रहे हो, नाक के दोनों बगल में ये भाग आपका खुल रहा है, दोनों होंठ के ऊपर ये नासा छिद्र है। तो आप नासा छिद्र के बारे में क्या बताओगे, यह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग हुआ करता है जो ऊपरी होंठ के ऊपर दो छिद्र के रूप में क्या होता है, खुलता है। पहली चीज इसके बारे में। अब दूसरी चीज आइए, थोड़ा ध्यान दीजिए आइए। अब नासा छिद्र के बाद क्या हुआ करता है, ये जो थोड़ा सा भाग आपको कैविटी लाइक पार्ट दिखाया करता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नासा गुहा। नासा छिद्र आगे चल करके क्या हुआ करती है, नासा गुहा का क्या करती है, निर्माण करती है। और इस नासा गुहा के अंदर जो नाक का ये पूरा आपका पार्ट है, ये पूरा देखिए, ये थोड़ा सा जो आपके लिखे हुए हैं, यह जो पार्ट कहलाता है यही नासा गुहा है। और नासा गुहा के अंदर क्या हुआ करता है, इसका निर्माण घुमावदार हड्डियों से होता है, टर्बाइनल अस्थियों से। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि नासा गुहा में क्या
अंदर, और जो वो रोए पाए जाते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है, श्लैष्मिक पदार्थ निकलता है नासा गुहा में। अब जब रोए क्या करते हैं, जैसे धूल के कण जब आपकी वायु के साथ जा रहे होते हैं तो उस रोए में उलझ जाते हैं, और श्लैष्मिक पदार्थ के कारण क्या होता है, वायु का तापमान शरीर के तापमान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये किसका काम कहलाता है, नासा छिद्र का कहलाता है। नासा गुहा कहलाता है। नासा छिद्र आगे चल करके एक घुमावदार अस्थियों से बने हुए भाग का निर्माण करती है, जिसे नासा गुहा या नोजल कैविटी कहते हैं। और नोजल कैविटी के आंतरिक संरचना जो होती है उसमें रोए पाए जाते हैं और श्लैष्मिक पदार्थ का स्रावण होता रहता है। और कभी देखते ना नोजल लिक्विड निकलता रहता है आपके, और उस श्लैष्मिक पदार्थ क्या करता है, जैसे ही एयर बाहर की जो जाती है उसको शरीर के तापमान के बराबर ले लेता है। कभी कभी देखिए ठंडी का टाइम में बाहर का टेम्परेचर कम होता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से होता है, तो जब हवा अंदर जाती है तो वहां से क्या होता है, उसको जब ठंडा करती है तो कुछ वेपर बाहर निकलता है। इसलिए ठंडी के समय में नाक से पानी अपने आप चूता रहता है, ना जुकाम ना कुछ, तब भी एकदम विधिवत गिरता रहता है। तो ये नासा गुहा का काम है, जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान लीजिएगा नासा गुहा। और नासा गुहा क्या हुआ करती है, इतने दो चीज समझ में आ गया, नासा छिद्र और नासा गुहा। अब चलिए तीसरे की मैं बात करता हूं। तीसरा पार्ट देखिए, एक एक ऐसे समझिए। फिर नासा गुहा जो होती है आगे चल करके एक कीप नुमा, समझ रहे हो क्या करती है, कीप नुमा भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। और उसी कीप नुमा भाग को हम लोग क्या कहा करते हैं, ग्रसनी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, ग्रसनी या फेरेंक्स कहा किया करते हैं। और फिर देखिए ग्रसनी का वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, लेकिन आपको हम फिर बताते हैं, ध्यान दीजिए। ग्रसनी आगे चल करके क्या हुआ करती है, श्वास नली, और ये कहने का मतलब कि ग्रसनी और श्वास नली, नीचे श्वास नली है और ऊपर ग्रसनी है। श्वास नली और ग्रसनी मिलकर के क्या होती हैं, एक आपकी क्या हुआ करती है, कोस लाइक बकल, जिसको कह सकते हो वाक कोस, कोस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जिसे कंठ कहते हैं। और इसी कंठ से ही हम लोगों की क्या हुआ करती है, आवाज उत्पन्न होती है। इसको स्वर यंत्र कहते हैं, वाक कोस कहते हैं। और इसी स्वर यंत्र के ऊपर एक छोटा सा उपास्थियों से बना हुआ ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहा करते हैं, जिसे घाटी ढक्कन कहा किया करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जाती है, यहां तक अभी समझाया हूं, केवल बस ये ध्यान दीजिएगा। एक मिनट आप देखिए पूरा। पहली चीज, नासा छिद्र, यह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, जो दो क्या हुआ करता है आपके, किसके बताइए, दो बेस्म के रूप में ऊपरी होंठ के ऊपर खुलता है। दूसरा भाग नासा गुहा। नासा गुहा क्या है, नासा छिद्र आगे बढ़ करके क्या हुआ करता है, एक घुमावदार अस्थियों से बना हुआ भाग का निर्माण करता है, उसे नासा गुहा कहते हैं। और नासा गुहा की आंतरिक कोशिकाओं में रोए पाए जाते हैं और श्लैष्मिक पदार्थ का स्रावण होता है। रोए के कारण जो होता है, धूल के कण उसमें उलझ जाते हैं, और श्लैष्मिक पदार्थ जो होता है उसके कारण क्या होता है, वायु का तापमान शरीर के तापमान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये दो चीज मैंने बता दिया, नासा गुहा। फिर नासा गुहा आगे चल करके ग्रसनी का निर्माण करती है, और ग्रसनी आगे बढ़ करके क्या होती है, ये तो एक कीटनुमा भाग होती है ग्रसनी, लेकिन जो फिर आपकी क्या हुआ करती है, ग्रसनी आगे बढ़ करके एक कोष लाइक भाग का निर्माण करती है, उसे कंठ स्वर यंत्र कहा किया करते हैं। और जहां से हमारी आपकी क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको वाक कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाक कोष भी कहते हैं। वहीं से हमारी आपकी आवाज उत्पन्न होती है। और उसी कंठ के ऊपर एक क्या होता है, उपास्थियों से बना हुआ एक ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढक्कन इपिग्लॉटिस कहा करते हैं। क्या कहा किया करते हैं, उसको इपिग्लॉटिस कहा किया करते हैं। और फिर आइए थोड़ा आगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अगला हमारा पार्ट शुरू होता है श्वास नली। इसको हम लोग श्वास नली ना कहकर के हम तो श्वास नाल कहते हैं। श्वास नाल या श्वास नली क्या है, पूरी बात को समझिए। ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, ये जान लीजिएगा। ये जो हुआ करता है लगभग, आपकी देख लीजिए 10 से 15 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ करती है, 30 से 35 सेंटीमीटर कह सकते हो। जो ग्रास नली श्वास नली होती है आपकी, ये जो बताया जाता है लगभग जो आपकी इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है 12 सेंटीमीटर व्यास होता है, और 2.5 सेंटीमीटर ये हुआ करती है श्वास नली, जान लीजिएगा। तो अब ये जो हुआ करती है, ये आपकी यहां से देखिए श्वास नली कंठ के नीचे क्या हुआ करता है, आपकी एक पतली कीप नुमा भाग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। श्वास नली के ऊपर क्या हुआ करता है, उपास्थियों के ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, रिंग पाए जाते हैं, पैचेस।
और इसके आंतरिक भाग में भी क्या होता है, श्लाष्मिक पदार्थ का स्रावन होता रहता है, अंदर लसलसा पदार्थ होता रहता है। कभी कभी जो धूम्रपान करने वाले हैं देखिए, उनके यहाँ श्वास नली में रुक जाता है, तो खूब जोर से खांसते हैं तो वो बाहर आ जाता है। ये श्वास नली की मैंने बात बता दी है। और श्वास नली आगे चल करके, अब देखिए यहाँ से श्वास नली थी यहाँ तक, अब यही श्वास नली आगे चल करके क्या हुआ करती है, ये विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर के एक दाएं फेफड़े में जाती है और एक कहाँ प्रवेश कर जाती है, बाएं फेफड़े में। दोनों जाकर के दाएं फेफड़े में और एक कहाँ जाती है, आपकी बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं, और इन्हें हम लोग श्वसनिकाएं कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया होगा, ये एक श्वसनिका है, एक श्वसनिका ये दोनों, ये दायां फेफड़ा है। अब आप देख लीजिए ऐसे ही, ये आपका क्या हुआ करता है, इसको हम लोग कहा करते हैं दायां फेफड़ा। ये क्या है, आपका दायां फेफड़ा होता है। और ये जो आपका हुआ करता है, ये आपका कैसा है, ये आपका है बायां फेफड़ा। दो फेफड़े होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब उसके बाद देखिए यहां तक तो समझ में आया, ये श्वसनिका है। अब जैसे इसमें पूरा इमेज है वैसे इसमें भी होता है, एक में मैंने बना दिया है, वैसे उस दूसरे में भी माना जाता है आंतरिक भाग में। अब ये जो श्वसनिका है ये फिर आगे जाती है, फिर विभाजित होती है। अब जैसे ये बनी तो ये फिर प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे श्वसनिकाएं पूरा विभाजित होकर के और पूरे फेफड़े में एक जाल का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। बात को समझ में आई। और फिर अगली चीज आया किया करता है आपका फेफड़ा। फेफड़े की जब बात करें तो आप देखिए, एक फेफड़ा यहां पे दिख रहा है बायां और ये दायां। मनुष्य में क्या हुआ करता है, दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक बायां फेफड़ा और एक दोनों क्या होता है, दायां फेफड़ा। और ये दोनों हमारे फेफड़े जो होते हैं वक्ष गुहा में डायाफ्राम के अंदर सुरक्षित रहते हैं। और दोनों फेफड़े के ही बीच में क्या हुआ करता है, आपका हृदय होता है। दोनों फेफड़े के बीच में एकदम हृदय होता है, ये आप ध्यान दीजिए। इसलिए हृदय तो यहाँ काम है नहीं, वो एक तो परिसंचरण अंग है, अभी हम हृदय की बात करेंगे नहीं। तो दोनों फेफड़े के बीच में क्या होता है, हृदय होता है। आप फेफड़े की बात करें, फेफड़ा हल्के गुलाबी रंग का क्या हुआ करता है या चॉकलेटी रंग का क्या होता है, कोमल स्पंजी अंग होता है। मनुष्य में की वक्ष गुहा में दो आपके क्या हुआ करते हैं, त्रिकोणाकार क्या हुआ करते हैं, हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। और फेफड़ा प्रमुख श्वसन अंग होता है, इतनी चीज याद रखिए। फेफड़ा क्या होता है, प्रमुख श्वसन अंग होता है, किसका, मनुष्य का। ये बात दिमाग में रखिए। जैसे मछलियों में क्या होता है, गिल से गलफड़े पाए जाते हैं, तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। और जो फेफड़ा हुआ करता है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, फेफड़े के चारों तरफ दोहरी परत पाई जाती है, क्योंकि भाई कोमल स्पंजी अंग है, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, फेफड़े के चारों तरफ एक दोहरी परत पाई जाती है। और उसी फेफड़े के चारों तरफ जो पाई जाने वाली एक डबल आपकी क्या हुआ करती है, परत होती है, उसी परत को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं। ये देखिए जैसे ये बना है आपका फेफड़ा, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ करती है, डबल लेयर ऐसे क्या हुआ करती है, परत दिखाई देती है। और ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर हुआ करता है, इसी को क्या कहा करते हैं, प्लूरल परत। इंग्लिश है प्लूरल परत या फुफ्फुस वर्णी परत। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है इसकी, आप समझिएगा, खुद आप जान लीजिएगा। फेफड़े के चारों तरफ दोहरी परत पाई जाती है, उसको हम लोग प्लूरल परत कहते हैं। और इन दोनों परतों के बीच, प्लूरल परत के बीच में जो ये स्थान होता है, इसको कहा जाता है प्लूरल गुहा। याद रखिएगा, ये है प्लूरल परत, जो फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली परत है। और इस दोनों परत के बीच में क्या हुआ करता है, जो स्थान है, उसको कहते हैं प्लूरल गुहा। गुहा माने घेरा या स्थान या कैविटी। और इसी प्लूरल गुहा के बीच में क्या हुआ करता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक लिक्विड रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जान लीजिएगा। अगर आप साइंस पढ़ लेंगे तो 11वीं की बायोलॉजी पढ़नी नहीं पड़ती, ना लीजिए हाई स्कूल की पढ़ा दूं तो। यहां पे क्या हुआ करता है, एक द्रव रहता है दोनों परतों के बीच में। फेफड़े, मनुष्य का फेफड़ा एक दोहरी परत से घिरा होता है, और दोनों फेफड़े के बीच में क्या हुआ करता है, एक आपकी क्या हुआ करती है, एक तरीके से कह सकते हो, दोनों फेफड़े के बीच में क्या हुआ करती है, एक आपकी स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसी को हम लोग प्लूरल गुहा कहते हैं। और इसी प्लूरल गुहा में ही पाया जाता है एक लिक्विड। उस लिक्विड को क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्लूरल द्रव कहते हैं। ये बात दिमाग में समझते चलिए सब लोग। फेफड़े के जो चारों तरफ पाई जाने वाली परत होती है दोनों, उसको प्लूरल परत कहते हैं।
और उसी स्थान दोनों परतों के बीच में जो पाया जाने वाला आपका क्या होता है, स्थान हुआ करता है, उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, प्लूरल गुहा कहते हैं। और इन दोनों परतों के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको प्लूरल द्रव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये प्लूरल द्रव करता क्या है, ये प्लूरल द्रव जैसे फेफड़ा जानते हो सिकुड़ता है, फूलता है, संकुचन प्रंकुचन, तो इसको ये सिकुड़ने में, फैलने में सहायता करता है। और दूसरी चीज घर्षण से बचाने का काम करता है। जैसे साइकिल वगैरह में आप लिक्विड मटेरियल भर देते हो, ग्रीस ऑयल, तो वो साइकिल बहुत स्पीड से भागने लगती है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, इसको जब बार बार ये फूल रहा, पचक रहा, तो इसमें कोई लिक्विड होना चाहिए जो इसको फूलने और पचकने में क्या करे, संकुचन और प्रकुंचन में सहायता करे। ये बात ध्यान दीजिए। और फिर अब जब इतनी बात तो आप समझ गए प्रमुख श्वसन। देखिए फेफड़े के बारे में क्या बताया मैंने, फेफड़ा मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है। फेफड़े जो होते हैं ये वक्ष गुहा में हल्के चॉकलेटी या गुलाबी रंग के क्या होते हैं, कोमल स्पंजी अंग होते हैं। और अगली चीज मैंने क्या बता दिया कि जो ये फेफड़े हुआ करते हैं, फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली दोहरी परत होती है, उसको प्लूरल परत कहते हैं। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये प्लूरल परत है। और ये तो पसलियां हैं जो इसको काट दिया गया है, तो इसे कटी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये आप ऐसा नहीं कि पूरा फेफड़ा कई लोब में होता है, इसमें कई लोब्स होते हैं। देखो 1 2 3, इसमें 2 पिंडक देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग ऐसे अर्धांश भी छोटे छोटे पीस से बटे रहते हैं। वो सब बहुत डीप की बातें हैं। तो अब अगली चीज बता दिया मैंने। और दोनों परतों के बीच में जो पाया जाने वाला, सारे फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को प्लूरल परत कहते हैं। और यहीं पे एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसको प्लूरल द्रव कहते हैं। और फेफड़े के दोनों परतों के बीच में पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, प्लूरल गुहा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे चलिए, अगली बात जो हुआ करती है, अगली बात अब हम बताने जा रहे हैं आपको, क्या, कूपिका या वायुकोश। अभी आप देख लीजिए श्वसनिकाएं हुआ करती है, जैसे ये आपकी द्वितीयक है, फिर से निकली हुई तृतीयक है। अब ये देखिए, जो ये जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, मनुष्य के दोनों फेफड़े में लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। अब आप विचार कर लीजिएगा, एक फेफड़े में 15 करोड़ और दोनों फेफड़े में मिलाकर के कितनी, 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। विचार कीजिए खुद आप लोग, एक फेफड़े में 15 करोड़ और दोनों फेफड़े में 30 करोड़। मनुष्य के फेफड़े में पाई जाने वाली मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जो ये संरचना आपको दिखाई देती है, इसी को कूपिका या वायुकोश या एल्वोलाई कहा किया करते हैं। और आपको ये भी बता दे रहा हूं कि इसी एल्वोलाई या कूपिका में ही क्या हुआ करती है, वायु आपकी भरती है। जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के बाद जब रास्तों से होती आएगी तो सारी हवा जाकर के, इसलिए इसका संख्या इतनी ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा हवा भर सके मनुष्य के फेफड़े में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य के फेफड़े में जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना पाई जाती है, उसी को हम लोग कूपिका या वायुकोश कहते हैं। और दोनों फेफड़े में इनकी संख्या जो होती है वो 30 करोड़ होती है। एक फेफड़े में 15 करोड़ होती है और दूसरे फेफड़े में क्या हुआ करती है, आपकी 30 करोड़ होती है। तो ये पूरा का पूरा ये, और फिर आप देख रहे हो कि फेफड़े के चारों तरफ क्या हुआ करता है, इधर पसलियों का भाग है और ये क्या हुआ करता है, डायाफ्राम का पूरा पार्ट। ये फेफड़े को क्या किया करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जब फेफड़ा सिकुड़ता है और फैलता है तो ये ऊपर नीचे इसमें मूवमेंट होता है। आप ऐसे गति करते हो ना, जब योगा का भी करिए तो ये इसी में मोमेंटम में ही क्या किया करता है, सहायता करता है। नहीं कभी पकड़ के इसे इसको बांध दीजिए और सांस लेके देख लीजिए, बताइएगा, नहीं ले पाओगे आप सांस। तो ये रही पूरी एक कहानी की तरह मैंने क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया कि श्वसन तंत्र है क्या चीज, श्वसन तंत्र का पूरा पार्ट क्या है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं आपको पूरा एक टॉपिक बता रहा हूं, इसको फिर समझ लीजिए। मैं आपको सबसे पहले चीज बता रहा हूं, नासा छिद्र। देखिए, यह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो ऊपरी होंठ पर क्या होता है, 2 छिद्र के रूप में खुलता है। फिर अगला भाग नासा। नासा छिद्र आगे बढ़कर के क्या हुआ करती है, टर्बाइनल अस्थियों से बना हुआ भाग का निर्माण करती है, जहां पर रोए पाए जाते हैं और श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावन होता है। और श्लेष्मिक पदार्थ वायु के तापमान के शरीर के तापमान के बराबर करता है और रोए में वायु में उपस्थित धूल के कण उलझ जाते हैं। इतनी चीज हो गई। फिर अगला ग्रसनी। नासा गुहा आगे बढ़कर के एक क्यूब नुमा भाग का निर्माण करती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। और फिर कंठ। ग्रसनी आगे बढ़कर के क्या हुआ करती है, एक कोष लाइक भाग का निर्माण करती है जिसको कंठ या वायु कोष या स्वरयंत्र कहते हैं। और इसके ऊपर एक गाढ़ ढक्कन पाया जाता है जिसको घाटी ढक्कन कहते हैं। और फिर आगे मैंने बताया श्वास नली। कंठ के नीचे पाई जाने वाली एक लंबी बेलनाकार क्या हुआ करती है, संरचना पाई जाती है जिसके ऊपर उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं।
उसे श्वास नली कहा करते हैं। और श्वास नली के अंदर क्या होता है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावन हुआ करता है, जो भी वायु के तापमान को अच्छा कहने का मतलब कि शरीर के तापमान के बराबर करता है। श्लेष्मिक पदार्थ के कारण उसमें लसलसे पदार्थ से जो अन्य पदार्थ होते हैं प्रदूषक वो उलझ जाते हैं। और फिर आगे श्वसनिकाएं, श्वास नली आगे चल करके विभाजित हो जाती है और वो दो श्वसनिकाएं बनाती है, एक बाईं और एक दाईं, दोनों जा करके बाएं और दाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, यही है श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं फिर विभाजित होकर के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। जैसे अब ये प्राथमिक, फिर से द्वितीयक, फिर तृतीयक, और पूरे फेफड़े में जाल जैसे जाता नहीं है, ऐसे जा करके पूरा प्रवेश कर जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपको ध्यान दीजिए, आगे वाली जो पार्ट बताया था मैंने, फेफड़ा। मनुष्य में क्या हुआ करता है, मनुष्य की वक्ष गुहा में दो दाएं और बाएं हल्के कोमल गुलाबी या स्पंजी फेफड़े पाए जाते हैं। और मनुष्य के फेफड़े के चारों तरफ एक दोहरी परत पाई जाती है। उसी दोहरी परत को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, प्लूरल परत कहते हैं। उस दोहरी परत को क्या कहते हैं, प्लूरल परत कहते हैं। और इसी प्लूरल परत में ही क्या होता है, आपको बता दें, दोनों परतों के बीच में जो स्थान होता है उसको प्लूरल गुहा कहते हैं। फेफड़े की चारों तरफ पाई जाने वाली परत को प्लूरल परत कहते हैं, और इन दोनों परतों के बीच में जो स्थान होता है उसको प्लूरल गुहा कहते हैं। और यहाँ पे एक लिक्विड निकलता रहता है, उसको प्लूरल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्लूरल द्रव कहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बता दिया अगला चीज क्या, कि जो प्लूरल द्रव होता है ये फेफड़े को घर्षण से एवं आघातों से बचाने का काम करता है, और संकुचन और शिथिलन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। फिर अगली चीज मैंने बताया कूपिका। मनुष्य के फेफड़े में कहने का मतलब कि छत्ते के आकार की जो पाई जाने वाली संरचना होती है उसको कूपिका या वायुकोष कहते हैं। और जो कूपिका या वायुकोष हुआ करती है, इसकी संख्या जो वयस्क में होती है, एक फेफड़े में 15 करोड़, तो दोनों फेफड़े में इसकी संख्या कितनी होती है, 30 करोड़ हुआ करती है इसकी संख्या। और समस्त वायु जब आती है तो फेफड़े में जाने के बाद कूपिका में ही प्रवेश करती है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। और अब अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अभी मैं पूरा आपको एकदम विधिवत समझा रहा हूँ, और जब समझा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे तो लिखाने में देर नहीं लगेगा। डायग्राम आपकी बुक में है, चाहे बुक से बना लेंगे, चाहे जैसे श्वसन तंत्र की संरचना के बाद ये डायग्राम बनेगा, और फिर एक एक पूरा हम पर्टिकुलर लिखवाएंगे। लेकिन अभी पहले फिर सुनिए आगे। अब हम आपको जब डायग्राम बना ही हुआ है तो यहीं पे एक चीज अभी आपको और समझा दें, श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे श्वासोच्छ्वास या श्वसन की क्रिया विधि में, कि आप क्या करते हो, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो, बाहर करते हो, यही तो होता है। तो अब हमको ये समझना है कि वो ऑक्सीजन किन रास्तों से होते हुए जाएगी और फिर बदले में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। थोड़ा समझिएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चलिए एक प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी लिखवाएंगे तो पूरा एकदम समझ में आएगा। नोट्स भी दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जान लीजिए आज तो समझा रहा हूँ बस। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, इसीलिए कहता हूँ लेक्चर मस्ट है, सुनिए इसको कहानी की तरह। अब सबसे पहले जितनी भी वायु होती है वो देखिए, जैसे जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन गैस सबसे पहले नासा छिद्रों से होती हुई आएगी और आकर के कहाँ प्रवेश कर जाती है, नासा गुहा में। नासा गुहा में रोए होते हैं, जिसके कारण जो उसमें धूल के कण होंगे वायु में वो उलझ जाएंगे, और यहीं पे श्लेष्मिक पदार्थ होता है जिसके कारण वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया इतना? और जब यहाँ पे वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाएगा तब ये वायु होती हुई आएगी ग्रसनी में, और ग्रसनी से फिर आएगी कंठ में, और कंठ से होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, श्वास नली में। और श्वास नली से फिर यह वायु कहाँ आती है, श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से होते हुए जा करके दोनों फेफड़े के कूपिका में भर जाती है और फेफड़ा फूल आता है। इतना समझ में आया? वायु नासा छिद्र में आएगी, वहां से नासा गुहा में जाएगी, रोए में धूल के कण उलझ जाएंगे, और श्लेष्मिक पदार्थ के कारण वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाएगा, और फिर वायु श्वसन मार्गों में किसके, ग्रसनी, कंठ एवं श्वास नली से होती हुई कहाँ प्रवेश कर जाएगी, आपकी क्रिया भी बता रहा हूँ, होती हुई श्वसनिकाओं में जाएगी, और श्वसनिकाओं से फेफड़े के कूपिका में भर जाती है। और जब फेफड़े के कूपिका में भर जाती है फेफड़ा फूल आता है एकदम, और जब फेफड़ा फूल आता है तो अब आप सोचो क्या बस केवल यहीं ऑक्सीजन यहीं तक जाती है? ऑक्सीजन तो इस कोशिका को भी चाहिए, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ से जा रही है,
तो उसको शरीर में कैसे पहुंचाया जाएगा? उसके लिए आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको रक्त कहते हो। रक्त शरीर के शरीर कोशिकाओं में आता जाता रहता है और रक्त ही ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है। और वो पाया कहाँ जाता है? इसी कूपिका में। अब जितनी ऑक्सीजन आएगी वो कूपिका में भर जाएगी और कूपिका में रक्त होता है। इसीलिए कोई कहे कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो फेफड़े में होता है। बच्चे आज आप लोग जान लीजिए कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े में। क्यों? अब यहाँ रक्त है, अब उसमें ऑक्सीजन घुल जाएगी। क्यों घुलेगी? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और लेकर के उसको धमनियों से होते हुए शरीर के सभी अंगों में पहुंचा देगा। धमनियों से शरीर के सभी अंगों में। और जब वहाँ ऑक्सीजन जाएगी शरीर की सभी कोशिकाओं में तो निकलेगी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन पकड़ेगा और पकड़ के फिर लेके आएगा, कूपिका में छोड़ देगा। और कूपिका से फिर क्या होगी? वो आएगी श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से फिर श्वास नली, श्वास नली से फिर कंठ, फिर ग्रसनी और फिर नासागुहा और फिर नासा छिद्र से वायुमंडल में बाहर। आया कुछ मजा? ये आप जान लीजिएगा, ऐसे होता है सांस। आज आपको समझ में कुछ आया होगा कि एक सांस कैसे कंप्लीट होती है। आप सांस तो ले लीजिए बड़े आराम से, जान लीजिए। और एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है, ये जान लीजिएगा। 15 से 18 एवरेज होता है। हृदय की धड़कन 72 बार होती है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं कह दो कि हम 72 बार सांस लेते हैं। 72 बार सांस लोगे ना ऐसे करते रह जाओगे, बीतेगा नहीं, जान लीजिए। सांस कभी दौड़ के देखिए, तब सांस आपकी बढ़ जाती है। क्यों? दौड़ने पर क्या होता है? शरीर को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए और ऊर्जा कहाँ से मिलनी चाहिए? ऑक्सीजन से। तो फेफड़ा क्या करता है? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन देना शुरू करता है, तो जिसके कारण आप सांस जल्दी जल्दी लेते हो। ये बात दिमाग में रखिए। तो ये सब प्रैक्टिस। और जब कभी कभी प्रदूषित एरिया होता है तब भी आपका दम घुटने लगता है। जैसे कहीं कोई जानवर वगैरह मरा रहता है, आप वहाँ से गुजरते हो तो एयर उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो आपका दम घुटने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये सब बहुत डीपली चीज़ें हैं, बहुत अभी डीप है पढ़ाने का। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि आपको वो चीज़ दे दिया जाए जो आपको बहुत बाद में मिलनी चाहिए, अभी मिल जाए। ये चीज़ दिमाग में रखिए। तो ये पूरा एक यूनिक लेक्चर था, जान लीजिए। और इस लेक्चर्स को आप एक कहानी की तरह सुनिए। फिर से बता दे रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले वायुमंडल से ये क्रिया विधि है, संरचना पहले बताया और फिर श्वसन की क्रिया विधि। और आपको लिखवाएंगे कल, नोट्स कल मिलेगी, जान लीजिएगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो आप, क्योंकि अगर इतना बड़ा हम पढ़ा दें तो लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा आपका, जान लीजिए कि आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर जाएगा, जान लीजिए। तो आपको हमने क्या बताया, क्योंकि पूरा जब तक भाई डायग्राम बना तो डायग्राम में जब तक पूरा समझाएंगे नहीं तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने बताया क्या कि सबसे पहले ऑक्सीजन गैस आती है वायुमंडल से और नासा छिद्र में, नासा छिद्र से नासा गुहा में जाएगी। नासा गुहा में क्या होता है? रोए होते हैं, उस वायु का तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है और फिर श्लेष्मिक पदार्थ के कारण और वायु का तापमान शरीर तापमान बराबर होगा और रोए में उलझ जाएंगे धूल के कण। और फिर यहाँ से वायु कंठ ग्रसनी में आएगी, ग्रसनी से कंठ। अब रास्ता मालूम होना चाहिए, कंठ से श्वास नली और श्वास नली से आएगी जाकर के फेफड़े के कूपिका में भर जाती है। और ये भी बता दे रहा हूँ, मनुष्य के फेफड़े में 5600 मिलीलीटर वायु भरी जा सकती है, लगभग 5.6 लीटर। तभी तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। कुछ लोग बताते हैं 5800 मिलीलीटर होती है, जान लीजिएगा। मतलब कि 5.8 लीटर हवा आपके फेफड़े में भर सकती है, छोटा वाला सिलेंडर, जान लीजिए। तो इतना होता है कंडीशन, आप जान लीजिए। अभी तो आगे बहुत डीप होता है, कितनी अंदर आ रही है, कितनी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, कितनी छोड़ रहे हो, कितनी फिर शेष बची है, ये सब बहुत डीप है। उसके बाद फिर यहाँ से कूपिका में भर जाती है और कूपिका से फिर क्या होता है, मैंने बताया, कूपिका में रक्त होता है और रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हीमोग्लोबिन से, रक्त से वो ऑक्सीजन धमनियों से होती हुई शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। और बदले में जब वहाँ ऑक्सीजन जाता है तो निकलती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हीमोग्लोबिन फिर आता है और कूपिका में छोड़ देता है। और कूपिका, अभी ये भी बताएंगे कि बनता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर वहाँ से लौट के आती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डिटेल एकदम। और फिर उसके बाद फिर आएगा कूपिका, कूपिका से श्वसन क्या है, संख्या से श्वास नली, फिर कंठ, फिर ग्रसनी और फिर नासा छिद्र से बाहर। और एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार।
ये हुआ आपका पूरा। तो अब आप लोग इतना पूरा पढ़ाया, इसको आप सुनिएगा। और मैं अब आपको एक काम दे रहा हूँ, अभी तक काम नहीं दिया था। वो कार्य क्या है, क्योंकि आज आपको इसको अगर बनाओगे तो आप बहुत कुछ सीखने को पा जाओगे और एक आप खुद नोट्स बनाना सीख जाओगे जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप पूरी लेक्चर को सुनिएगा, रब की कॉपी लीजिएगा, उसमें श्वसन तंत्र की संरचना एक एक हेडिंग डाल के लिखिएगा। पहले नासा क्षेत्र, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, ये सब पूरा चीज़ें डालिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8601 34 65 03, ये व्हाट्सएप नंबर है। पहले पूरा संरचना, नासा गुहा, हेड, नासा छिद्र, फिर नासा गुहा, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फिर पूरा इसको लिखिएगा। और फिर उसके बाद जो मैंने क्रिया विधि बताया, श्वसन की क्रिया विधि, 2 हेडिंग लिखिएगा, श्वसन की संरचना और श्वसन की क्रिया विधि। लिख करके आप रफ में जो भी भाषा आपको समझ में आए, टूटी फूटी, डरने वाली कोई बात नहीं, देखते हैं, लिखने का प्रयास कीजिए सब लोग आप। और जो समझे होंगे, आप 2 बार सुनेंगे लेक्चर को, एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा, फिर लिखिएगा पूरा। और लिखने के बाद उसको व्हाट्सएप कीजिएगा। और कल हम फिर आपको श्वसन की संरचना और इसकी क्रिया विधि लिखवाएंगे, नोट्स आप मैच कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना अच्छा लिखे हो, हमारा मिलाइएगा। और उसके बाद आप प्रसन्न होइएगा कि हम अभी बिना लिखाए ही ऐसा लिख सकते हैं। आपको अगर कोई लेक्चर देगा तब भी आप उसको बना सकते हो। तो इस तरीके से आज की क्लास यही ओपन करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सब आप लोग कार्य जरूर करेंगे। और अगर आपको मजा आ रहा है तो एक कमेंट, एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।